हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ मजहरुद्दीन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्लास 6, 9th और 11th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एडू एक्सेल लेकर आया है ऑनलाइन फ्री कोर्स यूट्यूब पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 6, 9th या 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर आज शुरू करने वाला हूँ क्लास 6 का केमिस्ट्री। आपको ऑफलाइन अगर हमारी कोचिंग से जुड़ना है उसका फी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि 6 एंट्रेंस के लिए हमारी कोचिंग में ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप फीस पे कर सकते हैं 1999। ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप फी पे कर सकते हैं 3499। 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस के लिए फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 2999, 4499 और 11th एंट्रेंस के लिए 3999, 5499। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 एंट्रेंस का पहला चैप्टर, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेगुलर क्लासेस के लिए भी खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनकी क्यूरियोसिटी हमको बढ़ती है कि ये क्या है, या इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से बना। तो आज का हमारा चैप्टर दोनों लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिहाज से देखा जाए तो रॉक्स एंड मिनरल्स कुछ हद तक आपको याद करने वाला लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी के बिहाफ पर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी नई चीज़ें आज इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। तो फी स्ट्रक्चर देखने के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आज का क्लास 6 एंट्रेंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारे चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, और आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं कि रॉक्स कैसी होती है, मिनरल्स कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं ये आपको पता चलेगा। इंट्रोडक्शन, पहले हमको पढ़ना है कि व्हाट इज रॉक एंड व्हाट इज मिनरल। तो रॉक तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, मिनरल भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या यूज किया होगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि व्हाट आर मिनरल्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। अर्थ के क्रस्ट में रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, या एक्चुअली आप ये कहें कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक्स एंड मिनरल्स का ही बना होता है। अर्थ की जो आउटर कवरिंग, आउटर लेयर है, दैट इज नोन एज क्रस्ट, है ना। अर्थ में 3 डिफरेंट पोर्शंस हैं, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। इसका जो क्रस्ट पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये पहला पॉइंट है हमारा। दे फॉर्म माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। यही रॉक्स एंड मिनरल्स क्रस्ट पे माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि स्टडीइंग देम हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द अर्थ स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। अगर हम अर्थ के क्रस्ट की स्टडी करते हैं या रॉक्स और मिनरल्स की स्टडी करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं और हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलके हमारा क्रस्ट बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रॉक्स और मिनरल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये हमको 2 चीज़ों के बारे में बताता है। एक, अर्थ के क्रस्ट का स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, कि हम कौन कौन सी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो इस अर्थ के क्रस्ट में मौजूद होता है और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 चीजें हैं। तीसरा पॉइंट, एक टर्म है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी होती है जब हम किसी रॉक की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। याद रहेगा आपको, पेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स, दैट इज पेट्रोलॉजी। अब हमने ये चीज पढ़ ली कि हमें रॉक्स एंड मिनरल्स को क्यों पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
क्यों? क्योंकि ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये प्लेटूज का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हमको अर्थ की स्ट्रक्चर को समझना है तो हमको रॉक्स एंड मिनरल्स को समझना पड़ेगा, रॉक्स एंड मिनरल्स को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, यानी कि मिनरल्स हम यूज करते हैं वेरियस फॉर्म्स में। प्लांट भी मिनरल्स का यूज करते हैं, प्लांट मिनरल्स का यूज करके फ्रूट बनाता है और उसी फ्रूट का यूज करते हैं हम। और हम यानी कि ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली भी किसी मिनरल को यूज कर सकता है, और वो मिनरल कहाँ मिलेगा? इसी क्रस्ट के अंदर। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि क्रस्ट, रॉक और मिनरल, ये तीनों चीजें प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमको यही रॉक और मिनरल के बारे में पढ़ना है। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है, यानी कि दूसरी जो स्लाइड है, वो ये बताती है कि अगर हमें रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है और वो मौजूद होता है क्रस्ट में, इट मीन्स कि जमीन के अंदर अर्थ की जो लेयरिंग है उसमें सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं क्रस्ट। ठीक, उस क्रस्ट के अंदर। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इनसाइड आर अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर क्या है। तो सुनिए क्या है। The interior of the earth is made up of several concentric layers, of which the crust, the mantle, the outer core. समझ में आ गया? अर्थ जो है एक्चुअली 3 लेयर से मिलके बनी है। पहली क्रस्ट सबसे बाहरी, दूसरी मेंटल बीच में, तीसरी कोर यानी कि सबसे अंदर। कोर दो तरीके का होता है, एक होगा आउटर कोर और एक होगा इनर कोर। ठीक है, कोर दो होगा, आउटर और इनर कोर। क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों के बारे में पहले हमको पढ़ना है, कोर हम आगे पढ़ेंगे। सुन लीजिए। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? कंसेंट्रिक का मतलब ऐसी लेयर्स, ऐसी 2 या 3 या 4 या 5 लेयर्स या सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो, दैट इज नोन एज कंसेंट्रिक। बना के आपको दिखा दिया जाता है। मान लिया एक सर्कल हमने ये बना दिया, दूसरा सर्कल हमने ये बना दिया, तीसरा सर्कल हमने ये बना दिया, नाम दे दिया सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। ये होगा सेंटर। क्या? सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, तीनों सर्कल्स का सेंटर एक ही है या नहीं? अगर हाँ तो ये तीनों लेयर्स कंसेंट्रिक हैं। दिस लेयर यानी कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 या सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, इन तीनों का सेंटर एक ही है और इस 3 लेयर को हम कहेंगे कंसेंट्रिक लेयर्स। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो पहली वाली लेयर है वो क्रस्ट है सबसे बाहर, दूसरी वाली जो लेयर है वो मेंटल है बीच में, तीसरी वाली जो लेयर है ये कोर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सिस्टम होता है क्रस्ट, मेंटल, देन कोर। ये है क्या एक्चुअली? ये हमारा अर्थ है। अर्थ ऐसे ही तो बेटा होता है, गोल चौकोर अर्थ होता है क्या? तो इन तीनों का सेंटर एक, इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि दीज लेयर्स मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स of which the crust, the mantle and the outer core and the inner core. कोर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। आगे सुनिए। आर सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इनका काम है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन तीनों लेयर्स का अपना अपना यूनिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इनके अंदर कौन सा मिनरल मौजूद होगा ये यूनिक होता है, किसके अंदर क्या मौजूद होगा, किस क्वांटिटी में मौजूद होगा, इन तीनों लेयर्स की साइज कितनी होगी, कितने किलोमीटर्स में फैला होगा, ये सब आपस में इनकी यूनिकनेस है। तो हमको आगे ये पढ़ना है कि इन तीनों में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है रॉक एंड मिनरल्स। और रॉक एंड मिनरल कहाँ होंगे? अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर कितनी लेयर है? 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इनर कोर और आउटर कोर, सिंपल। दूसरी बात, ये तीनों लेयर्स कंसेंट्रिक है, मींस इन तीनों लेयर्स का सेंटर एक ही है। चलिए
अगला पॉइंट है द क्रस्ट इज अ सिलिकेट सॉलिड। पहली बात ये कि क्रस्ट सॉलिड है। क्रस्ट पार्ट जो है अर्थ का, आउटर पार्ट, क्रस्ट पार्ट, वो सॉलिड है और वो सिलिकेट है। सिलिकेट मींस कि इसके अंदर सिलिका होता है। सिलिका क्या है? सिलिका एक मिनरल है, वो इसके अंदर मौजूद होता है। द मेंटल इज अ विस्कस मोल्टेन रॉक। अब बात करते हैं मेंटल की, तो मेंटल क्या है? मेंटल एक विस्कस मोल्टेन रॉक है। मोल्टेन रॉक का मतलब पिघला हुआ पत्थर। मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ, रॉक का मतलब पत्थर। पिघला हुआ पत्थर आप ऐसे कह सकते हो लावा, मोल्टेन लावा आप उसको कह सकते हो। विस्कस का मतलब है वो चीज, वो लिक्विड जिसके अंदर मूवमेंट बहुत कम हो रही हो। आप अपने घर में पानी की बोतल लें और उसको यूं फेंक दें, वो बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन आप उसी पानी की बोतल में जेली भर लें और उस जेली को फेंकें तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इट मीन्स कि वाटर और जेली में विस्कोसिटी जेली की ज्यादा है, वाटर की कम है। ऐसे ही जो मोल्टेन रॉक है वो विस्कस होता है, यानी कि ये बहुत ही स्लो डिफ्यूज होता है, फैलता है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया भाई। हमने दो बातें बता दी, क्रस्ट सिलिकेट सॉलिड होता है, मेंटल विस्कस मोल्टेन रॉक होता है। समझ में आ गया? द आउटर कोर। अब हम बात करेंगे कोर की। तो कोर में हम दो बताया था हमने, एक आउटर एक इनर। हम पहले बात करेंगे आउटर कोर की। आउटर कोर इज अ विस्कस लिक्विड एंड द इनर कोर इज अ डेंस सॉलिड। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है, ठीक है? आपसे पूछ लेगा कि आउटर कोर कैसा होता है। आउटर कोर, आउटर कोर वो नेचर, उसका फिजिकल नेचर क्या है। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमें इन तीनों की, यानी कि क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की सिग्निफिकेंस पढ़नी है। कौन कौन सी? फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड केमिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये सॉलिड है, ये विस्कस है, ये लिक्विड है, ये डेंस सॉलिड है, इट मींस हम अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे हैं अभी कि उस रॉक का फॉर्मेशन जो होगा या उस क्रस्ट के अंदर जो भी मिनरल्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो क्रस्ट के अंदर और मौजूद है चीजें, या मेंटल के अंदर मौजूद है चीजें, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैशियस फॉर्म में है, आखिर है किस फॉर्म में? तो पता चला ये हमको कि सिलिकेट सॉलिड क्रस्ट के अंदर है, मेंटल के अंदर विस्कस मोल्टेन रॉक फॉर्म में है, यानी कि मेंटल ही विस्कस मोल्टेन रॉक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली स्लाइड होने वाली है। हम देखिए इन चीजों को, अभी हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि अर्थ के अंदर होता क्या है। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये क्रस्ट के अंदर क्या होता है, क्रस्ट के अंदर जो होता है वो क्या होता है। देखिए अगली स्लाइड है हमारी, एक पिक्चर हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। एक बात लिखी हुई है कि अर्थ जो है, अर्थ वो डायनेमिक प्लैनेट है, यानी कि अर्थ डायनेमिक नेचर शो करता है। डायनेमिक नेचर, तो आप लोगों को पहले डायनेमिक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब ये है एनीथिंग, कुछ भी जो वक्त और हालात के हिसाब से चेंज हो जाए, दैट इज डायनेमिक। जैसे अर्थ पे कभी कभी ठंड भी पड़ती है, कभी गर्मी भी पड़ती है, कभी बरसात भी पड़ती है। अर्थ के कुछ इलाकों में बर्फ ही बर्फ है, कुछ इलाकों में बारिश ही बारिश है, कुछ इलाकों में बहार ही बहार है ना। और कुछ टेम्परेट रीजन्स हैं जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिया में बारिश भी है, कहीं बर्फ भी है, ठंडक भी आती है, गर्मी भी आती है, सदाबहार भी होता है। तो इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो डायनेमिसिटी शो करता है, यानी कि वो डायनेमिक नेचर का है, यानी कि वो माहौल और वक्त के हिसाब से टाइम के अलोंग चेंज हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ क्या है? प्लैनेट, और प्लैनेट डायनेमिक प्लैनेट है। भैया मार्स, मार्स डायनेमिक प्लैनेट नहीं है। मार्स जैसा था बिग बैंग के बाद आज तक वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज। थोड़े बहुत चेंज तो आ रहे होंगे लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है। दैट इज वाई we cannot say that Mars is a dynamic planet, but Earth जिसमें रेगुलर बेसिस पे चीजें चेंज हो रही हैं, वक्त के हिसाब से मौसम
वक्त के हिसाब से किसी जोग्राफिकल एरिया का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। एक इलाका जहाँ पे किसी ज़माने में खूब पेड़ हुआ करते थे, कुछ वजह हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया या फॉरेस्ट फायर आ गई, आज वहाँ कुछ नहीं है। एक जगह थी जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी किसी ज़माने में, धीरे 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 वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स निकले, फिर वो बड़े हुए, फिर उन्होंने जंगल का शेप ले लिया, फिर वहाँ पे जानवर भी ढेर सारे आ गए, तो आज वो हरा भरा है। इट मीन्स कि इस प्लैनेट को हम डायनेमिक कह सकते हैं। समझ में आ गया? डायनेमिक प्लैनेट का मतलब आपको समझ में आ गया। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड एज वेल। क्रस्ट और मेंटल और आउटर कोर और इनर कोर, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, मैंने आपको बताया इन्हीं 4 लेयर से मिलके हमारी पूरी धरती, हमारी पूरी अर्थ बनी हुई है। सबसे बाहर की लेयर क्रस्ट, उसके अंदर की मेंटल। ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा कलर की वजह से, देखिए ये रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये मेंटल है। ये पीला हल्का हल्का ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, ये आउटर कोर है। और ये पीला कलर आपको दिख रहा है, दिस इज इनर कोर। और ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब सुनिए, कह रहा है कि अर्थ इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि यहां आउटसाइड, ठीक है, दोनों साइड में चेंज हो रहा है। ठीक, चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज। कॉन्स्टेंटली का मतलब, कॉन्स्टेंटली का मतलब ये, मान लेते हैं किसी एक इलाके में नवंबर में ठंड आती है, तो हर साल नवंबर में ठंड आएगी। किसी एक इलाके में जुलाई अगस्त में बारिश होती है, हर साल जुलाई अगस्त में बारिश होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ 2-3 टर्मिनोलॉजीज और लिखी हुई है जिनको हम समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये है हमारा टॉपिक। उन इंटीरियर्स में से लेयर ऑफ द अर्थ कौन कौन सी है? सबसे बाहर की लेयर है क्रस्ट, जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। ये होती है 35 किलोमीटर। कितनी? 35 किलोमीटर। याद रखिएगा, जो क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि इस एरिया से शुरू होके यहां तक, ये यहां तक, ये जो क्रस्ट का यहाँ का साइज है, ये 35 किलोमीटर तक का है। और दो तरीके की क्रस्ट होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर की है, हम कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हैं। और ओशनिक क्रस्ट ओनली 5 किलोमीटर, यानी कि समंदर के अंदर। भाई साहब देखिए, ये हमारी अर्थ की मान लिया लेयर है, ये जमीन है, जमीन, समझ में आ गया? ये जमीन है, लेकिन समंदर की लेयर तो यहाँ से शुरू होगी ना, क्योंकि ऊपर तो पानी है, ये तो पानी है ना पूरा, यहाँ से समंदर की लेयर शुरू होगी क्रस्ट। तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर की है और ये 35 किलोमीटर की है। समझ में आ गया? क्रस्ट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है ओशनिक क्रस्ट, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब जमीन पर, पहाड़ पर जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जिसपे आप चल सकते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, वो क्रस्ट 35 किलोमीटर का होता है। और वो क्रस्ट जो ओशंस के नीचे होता है, यानी कि ये अगर हमारा ओशन का सरफेस है जहाँ पे डॉल्फिन कूद रही हैं, उसके नीचे जब आप जाएंगे तब आपका क्रस्ट शुरू होगा ना, कि पानी में तैरेगा क्रस्ट नहीं। तो वो क्रस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का होता है। दूसरी हमारी लेयर है मेंटल, जिसको हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, जो होती है 2900 किलोमीटर्स की। समझ में आ गया? 2900 किलोमीटर्स की। तीसरी है हमारी कोर, जो इनर मोस्ट लेयर भी हम इसको कहते हैं, जो होगी 3500 किलोमीटर की। यानी कि हम जो ये किलोमीटर 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 बता रहे हैं, ये इसका रेडियस बता रहे हैं बेटा, रेडियस, डायमीटर नहीं। यानी कि यहां से आप शुरू करेंगे, यहां से तो क्रस्ट 35, उसके बाद 2900 मेंटल, उसके बाद 3500 कोर। ये अब ये आप यहां से नापेंगे, यहां से मेजर करेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा। यानी अर्थ का क्रस्ट आप ये मत कैलकुलेट कीजिएगा कि 35 नो, हमको सिर्फ और सिर्फ रेडियस मेजर करना है। चलें, ये भी हमने समझ लिया, इसमें कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं थी जो समझने में बहुत प्रॉब्लम। तीसरी हमारी स्लाइड है इनसाइड आवर अर्थ की पार्ट 2, यानी कि क्रस्ट।
हमें पहला पढ़ना है क्रस्ट। देख लेते हैं भाई क्रस्ट क्या है। क्रस्ट के बारे में हमने आपको दो बातें बता दी हैं कि एक ओशनिक क्रस्ट होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। पढ़ लेते हैं, जो हमने बोला है वही इसमें लिखा हुआ है। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा कि अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? क्रस्ट होती है। क्रस्ट कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। सुनिए, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेकिंग अप 0.5 to 1% of the Earth's volume। वॉल्यूम, कोई चीज, मान लिया एक डब्बा है, उस डब्बे में आप डालिए एक हरे कलर की बॉल और एक लाल कलर की बॉल और फिर एक लाल कलर की बॉल, तो उस डब्बे में ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई कर रहा है? भैया लाल कलर की बॉल हमने दो डाली, तो आप यही कहेंगे ना कि उस डब्बे में लाल कलर की बॉल ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही और हरे कलर की बॉल कम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही। ऐसे ही अगर पूरी अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर से बनी है, तो उसका जो क्रस्ट पार्ट है वो 0.5 से 1% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, बस इतनी सी बात। और 1% मास अर्थ का क्रस्ट ही बेयर करता है। समझ में आ गया भाई? इतना बड़ा हमारा शरीर है, इसमें हमारी कान का भी कुछ वेट है, आंख का भी कुछ वेट है, नाक का भी कुछ वेट है, लेकिन आंख का वेट बहुत कम होगा मेरे पेट के वजन से, मेरे पेट के वेट से। समझ में आ गया? तो ऐसे ही भाई आंख का वजन मेरा कितना होगा? मेरी बॉडी अगर 100% माने तो 1% मेरी आंख का वजन होगा। यानी कि मैं अगर 100 किलो का हूं तो 100 ग्राम की मेरी आंखें होंगी। 100 ग्राम, है ना? 100 ग्राम, 200 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होंगी। ऐसे ही जो भी अर्थ का मास है उसका 1% मास हमारा क्रस्ट है। 1% मास हमारा क्रस्ट। समझ में आ गया? और वॉल्यूम क्या है भैया? 0.5 से लेके 1% वॉल्यूम ये बेयर करता है, कवर करता है। समझ में आ गया? ठीक है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज इन द रेंज ऑफ 5 to 30 किलोमीटर इन केस ऑफ ओशनिक क्रस्ट। ओशन की क्रस्ट 5 से 30 किलोमीटर की हो सकती है। अच्छा, इसकी थिकनेस के बारे में हम बता रहे हैं। और 50 से 70 किलोमीटर की हो सकती है कॉन्टिनेंटल के केस में। शुरू होगी 30 से, 50 और 70। ये हो सकता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि सी। कॉन्टिनेंटल लिख दे रहे हैं भाई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक। और हम ओशनिक क्रस्ट की अगर बात करें तो, ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें तो 5 to 30 किलोमीटर। समझ में आ गया? और ये जो 5 to 30 किलोमीटर है, ये हम इसके रेडियस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस की बात कर रहे हैं। ओके, चले भाई। अब हम पढ़ेंगे कि जो आउटर कवरिंग ऑफ द क्रस्ट होती है वो सेडिमेंट्री मटेरियल एंड below that like crystalline, igneous and metamorphic rocks which are acidic in nature। देखिए एक नई बात अभी तक इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आउटर कवरिंग होती है क्रस्ट की जो आउटर कवरिंग होती है, मैंने कहा क्रस्ट ये है, तो अब इसमें दो कवरिंग हो गई ना भाई, ये इनर वाली और ये आउटर वाली, है ना? ये आउटर और ये इनर। कह रहा है कि जो क्रस्ट की आउटर कवरिंग होती है वो सेडिमेंट्री मटेरियल्स की बनी होती है, उस पे सेडिमेंट्री मटेरियल्स होते हैं। ठीक है? एंड बिलो दैट लाइक क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर एसिडिक इन नेचर। अब ये तीन टर्मिनोलॉजीज आपको बताया गया है, क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। इसका मतलब आपको आगे बताया जाएगा। ये तीन तरीके की रॉक्स हैं, क्रिस्टलाइन रॉक, इग्नियस रॉक यानी कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आया? बाहर वाली लेयर की बात कर रहा है बेटा, क्रस्ट के बाहर वाली लेयर सेडिमेंट्री और उसके नीचे यानी कि इनर क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनी होती है। द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स जो होती हैं
आपने जरूर कहीं ना कहीं बेसाल्टिक रॉक सुना होगा, अगर नहीं सुना आगे सुन लेंगे, परेशान नहीं होना है। बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स क्रस्ट यानी कि लोअर लेयर ऑफ क्रस्ट में मौजूद होती है, यानी कि अंदर यानी कि इनर वाली लेयर में। समझ में आया? चले, ये भी बात खत्म हो गई, इसमें भी कोई ज्यादा बात नहीं थी। इनसाइड आवर अर्थ का हम आज 5वां स्लाइड पढ़ने जा रहे हैं, द क्रस्ट। देखिए, द कंटिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स। हम बात कर रहे हैं वो क्रस्ट की जो कॉन्टिनेंट्स पे है, हम अभी बात कर रहे हैं उस क्रस्ट की जो कॉन्टिनेंट्स पे है। आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स। सिलिकेट्स का क्या मतलब? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ऑल्सो नोन एज सियाल। हम सिलिका और एल्यूमिनियम को सियाल भी कहते हैं। सिलिका का फर्स्ट टू लेटर्स, एल्यूमिनियम का फर्स्ट टू लेटर्स, या इन्हीं को हम सिलिकेट्स भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो किससे बना होता है, तो वो सिलिकेट्स से बना होता है। सिलिकेट्स का क्या मतलब? सिलिका और एल्यूमिनियम। या क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सियाल, तो आप कहेंगे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मौजूद मिनरल है। सियाल इज सिलिका एंड एल्यूमिना। ओके। वाइल द ओशनिस, यानी कि जब हम ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी बात, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर होता है, ओशनिक क्रस्ट हेवियर होता है। याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लाइटर एंड ओशनिक क्रस्ट आर हेवियर। ये भी सिलिकेट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिलिका के साथ एल्यूमिना नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, इसीलिए इसको हम सीमा कहते हैं। व्हाट डज सीमा मीन? सीमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका एंड मैग्नीशियम। समझ में आ गया? आपको हम कॉम्पोजिशन बता चुके। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर यानी कि फेल्सिक। अगर हम ये बात करें, ये जो लाइटर है इसको हम फेल्सिक कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट रॉक्स। इसके अंदर जो रॉक्स होंगी वो सोडियम, पोटेशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, सिलिकेट होगा, रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। अब आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेनाइट कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट, यानी कि ये ओशनिक क्रस्ट में मिलता है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलता है, तो आप एग्जांपल देंगे कि वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलता है। यानी कि वो क्रस्ट जो जमीन के पास है, जमीन के ऊपर है, जो सी के अंदर है वो नहीं, जो जमीन के पास है वो। समझ में आ गया? द ओशनिक क्रस्ट बता रहा है कि हमने अभी तक कॉन्टिनेंटल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे द ओशनिक क्रस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंपोज्ड ऑफ डेंस यानी कि मैफिक आयरन। समझ में आ गया? ये भी सिलिकेट होता है, ओशनिक क्रस्ट के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम मौजूद होता है। चलें, हम अपनी अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल नहीं मेंटल, मेंटल नहीं मेंटल। आप नहीं पढ़ेंगे तो मेंटल हो जाएंगे, पढ़ लेंगे तो मेंटल हो जाएंगे। ठीक, मेंटल समझिए। देखें भाई, हमने आपको क्या बताया कि क्रस्ट जो है वो कितना पार्ट ले रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 0.5 से 1 तक, 1 इतना परसेंट, इतना ही परसेंट ना। अगर हम इसका मास की बात करें, क्रस्ट के मास की बात हो रही है बेटा, अभी मेंटल की बात नहीं हो रही, तो 1% मास को ये बेयर करता है ना। क्रस्ट 1% मास है किसका? अर्थ के मास का 1%। लेकिन जब हम बात करेंगे मेंटल की, तो आपने देखा था, ये देखिए, आपने शायद नहीं देखा था, फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। आपने देखा था कि क्रस्ट बहुत पतला है, क्रस्ट बहुत पतला है मेंटल के मुकाबले। मेंटल आप देख रहे हैं ये पूरा रेड पोर्शन इज मेंटल। तो जाहिर सी बात है मेंटल ज्यादा होगा। मेंटल 2900 किलोमीटर का था, तो जाहिर सी बात है मेंटल ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। वही बात आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट फॉर्म्स, मेंटल फॉर्म्स about 83% of the earth volume and hold 67% of earth mass। अर्थ के मास का 67%, 67% एंड 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मेंटल। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट रॉक। मेंटल भी सिलिकेट रॉक होता है, यानी कि इसमें सिलिका होता है, दैट आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम रिलेटिव टू ओवरलाइंग क्रस्ट। रिलेटिव टू द ओवरलाइंग क्रस्ट, जैसे ही क्रस्ट के बाद आप भागना शुरू करेंगे तो आपको वहां सिलिकेट रॉक्स मिलेंगी, आयरन ज्यादा मिलेगा, मैग्नीशियम ज्यादा मिलेगा, और
ये क्रस्ट के जस्ट बाद होगा। ओके, रिगार्डिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दैट मेंटल इज मेड अप ऑफ, तो आप तीन चीजें याद रखिए, OSM, मेंटल के अंदर ऑक्सीजन होगा, मेंटल के अंदर सिलिकॉन होगा, मेंटल के अंदर मैग्नीशियम भी होगा। ऑक्सीजन कितना होगा 45%, सिलिकॉन होगा 21%, मैग्नीशियम होगा 23%। तो आपसे कोई पूछे कि मेंटल के अंदर क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, तो आप कहेंगे ऑसम। ऑसम का मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का परसेंटेज आपसे पूछे 45, सिलिकॉन का परसेंटेज आपसे पूछे 21, मैग्नीशियम का परसेंटेज आपसे पूछे 23। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेंटल में हमको और क्या क्या पढ़ना है। मेंटल इतना ही था, अब हम पढ़ेंगे अपने कोर के बारे में। हमने बताया कोर दो पार्ट में डिवाइड है, एक इनर कोर एक आउटर कोर। देख लीजिए आउटर कोर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये अगर हमारा अर्थ है और ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है, कलर हम चेंज करके इसको कोर के कलर का ही बना देते हैं। तो ये वाला अंदर जो हमने बनाया लाल कलर का, दिस इज नोन एज इनर कोर, इनर कोर। और ये जो हमने हरे कलर का बनाया इसको मान लीजिए आउटर कोर, मान सकते हैं आउटर कोर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आउटर कोर, समझ में आया। द आउटर कोर सराउंडिंग द इनर कोर, देखिए आउटर कोर ने इनर कोर को सराउंड किया हुआ है। लाइज बिटवीन 2900 किलोमीटर एंड 5100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के 2900 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर नीचे अर्थ का, यानी कि आउटर वाला 2900 किलोमीटर और इनर वाला 5100 किलोमीटर अर्थ के क्रस्ट के नीचे। भैया अर्थ का सरफेस लिखा है, लिखा है अर्थ का सरफेस, तो अर्थ का सरफेस क्या है, क्रस्ट ही तो है अर्थ का सरफेस। तो क्रस्ट से अगर हम 5100 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो हमको मिल जाएगा इनर कोर, और 2900 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो हमको मिलेगा आउटर कोर या 3500 किलोमीटर। अब बताइए, द आउटर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन मिक्स्ड विद निकल, यानी कि आयरन का सिंबल होता है Fe यानी कि फेरस, और निकल का सिंबल होता है Ni यानी कि निकल। इन दोनों को मिला दिया तो बन गया नीफे, क्या बना NiFe, नीफे। नीफे कहाँ मौजूद होगा, आउटर कोर में, यानी कि आयरन मिक्स्ड विद निकल, यानी कि वो आयरन जो निकल के साथ मिक्स होके आउटर कोर में मौजूद होगा, हम उसको कहेंगे नीफे। समझ में आ गया। एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, ट्रेस अमाउंट का मतलब बहुत कम अमाउंट, बहुत हल्का अमाउंट। किसी भी अमाउंट को जब हम कहेंगे कि देयर आर सम ट्रेस अमाउंट ऑफ फेरस, तो इसका मतलब ये हो गया कि आयरन वहां पे है, फेरस वहां पे है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है, निग्लेजिबल नहीं है लेकिन कम अमाउंट में है। चले, तो ट्रेस अमाउंट में, हल्के अमाउंट में लाइटर एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। लाइटर का मतलब ये वाला लाइटर नहीं, लाइटर का मतलब हल्के, ठीक। और वो हल्के भारी क्या होते हैं अभी आपको नहीं पता चलेगा। हल्के भारी होने की दो वजूहात होती हैं, वो आपको बताया जाएगा जब मॉलिक्यूलर मास वगैरह, अभी आपको नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है कि मिनरल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एलिमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक वो जो हल्के होंगे, एक वो जो भारी होंगे। तो जो हल्के वाले हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे बेटा, आउटर कोर में। समझ में आया, ओके। द आउटर कोर इज नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू बी सॉलिड, टू बी सॉलिड, यानी कि आउटर कोर पर इतना प्रेशर नहीं है कि वो सॉलिड की तरह बिहेव करे या सॉलिड हो। सो इट इज लिक्विड इवन दो इट हैज अ कॉम्पोजिशन सिमिलर टू द इनर कोर, इवन दो इट हैज अ कॉम्पोजिशन सिमिलर टू द इनर कोर, यानी ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है, किसकी तरह, इनर कोर की तरह। इससे बात समझ में आ गई कि जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मोल्टेन मैग्मा फॉर्म। समझ में आ गया, लावा, आग, बहुत गर्मी है, दहक रहा है गर्मी से वो। चले भाई अगली स्लाइड पे कूद जाते हैं भाई, फटाफट कूद जाएं। अब हमको पढ़ना है इनर कोर, इनर कोर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है भैया। इनर कोर में भी वही होगा, नीफे यानी कि निकल मौजूद होगा, और Fe का मतलब फेरस मौजूद होगा। फेरस हम किसको कहते हैं बेटा, फेरस साइंटिफिक नेम है, फेरस हम आयरन को कहते हैं। आयरन का मतलब लोहा, आयरन का मतलब लोहा, सबको पता है। जिस सीट पे बैठ के इस वक्त आप ये लेक्चर देख रहे हैं वो भी लोहा है, अब वो भी नीफे है। अब वो कहाँ से आया है, वो इसी इनर कोर आउटर कोर से आया है। समझ में आया। और वो क्या है जिसपे आप बैठे हैं, वो मिनरल है
जो आप पढ़ रहे हैं। चलें भाई, अब हम बात करेंगे द इनर कोर एक्सटेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू 5100 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। समझ में आया? अगर ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ से 5100 किलोमीटर चलोगे तब अर्थ का इनर कोर आएगा। 5100 किलोमीटर जब चलोगे अंदर तब अर्थ का कोर आएगा। The inner core is generally believed to be composed primarily of iron 80% and some nickel। पिछले वाले में क्या था? आउटर कोर में क्या था बेटा? आउटर कोर में था आयरन मिक्स्ड विद निकल, मिक्स्ड विद निकल। इसमें मिक्स्ड विद नहीं लिखा है, उसमें मिक्स्ड विद इसलिए था क्योंकि कॉम्पोजिशन लगभग दोनों की बराबर थी। इसमें कॉम्पोजिशन में 80% आयरन होगा और थोड़ा सा निकल होगा, निफे बन गया। इसमें भी निफे उसमें भी निफे, कॉम्पोजिशन दोनों की अलग अलग। उसमें मिक्स्ड विद यानी कि लगभग बराबर, इसमें 80% आयरन थोड़ा सा निकल। समझ में आया? द कोर, अब हम द कोर की बात कर रहे हैं तो बेटा इसमें इनर भी आएगा आउटर भी आएगा। जब हम कहें कोर तो दोनों आ गया, जब कहें इनर तो इनर कोर, जब कहें आउटर तो आउटर कोर। अकाउंट्स फॉर जस्ट अबाउट 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम बट 33% ऑफ द अर्थ मास। आपको बता दिया गया ये 16% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है यानी कि जगह ऑक्युपाई करता है 16%, और 33% अर्थ का मास ऑक्युपाई करता है, मास ऑक्युपाई करता है। चलें अगली स्लाइड देख लेते हैं। अब आया हमारा मेन टॉपिक, व्हाट आर रॉक्स। देखिए, नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स फॉर्मिंग अर्थ क्रस्ट, वो सॉलिड मटेरियल्स जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो सॉलिड मटेरियल जो नेचुरली अकर होते हैं और अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं को हम रॉक कहते हैं। अब रॉक कैसे बने होते हैं? तो भैया कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स के मिल के बने होते हैं। मिनरल का एग्जांपल लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, निकिल, सिलिकॉन, ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स हैं। इन्हीं का एक या एक से ज्यादा मिला दो तो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा माना जाता है। एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए, ग्रेनाइट आपने देखा होगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक। बेसाल्ट इट इज अ टाइप ऑफ रॉक, आपने देखा होगा। लाइमस्टोन आपने देखा हो, इट इज अ टाइप ऑफ रॉक। ओके, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। अगली स्लाइड देखते हैं। हम देखेंगे कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कोई भी चीज अगर बनी है तो कुछ चीजों से मिलके बनी होगी। वो कौन सी चीजें हैं उन्हीं को हम उसका कॉम्पोजिशन कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक, इट मीन्स कि रॉक किन चीजों से मिलके बना हुआ है। पढ़िए भाई साहब, मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक क्वार्टज, फेल्डस्पर एंड माइका। याद रखिएगा, क्वार्टज, फेल्डस्पर एंड माइका। अगर आपको नहीं दिख रहा है हम इसको साफ कर दे रहे हैं, क्वार्टज, फेल्डस्पर, फेल्डस्पर एंड माइका, याद रहेगा। इन्हीं मिनरल से मिलके रॉक बना होता है। क्वार्टज जो होता है वो हार्डनेस शो करता है, फेल्डस्पर बहुत कॉमन स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल, और माइका बहुत ही फ्लेकी एंड शाइनी, फ्लेकी एंड शाइनी चमकदार लश्चरस स्ट्रक्चर होती है माइका की। इसलिए ये बहुत ही जगहों पर यूज किया जाता है। बहुत सारे बड़े हवेलियों में, मकानात में जब आप देखेंगे धूप में वो बहुत तेज चमकती हैं, उनमें कुछ जगहों पे यही माइका यूज किया जाता है, जस्ट टू डेकोरेट दैट बिल्डिंग। ओके, और दूसरी बात भाई, रॉक्स की अपनी मजबूती तो है ही है। आप अपना घर ईंट पत्थर से बनवाओ, सॉरी लकड़ी से बनवाओ, और ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से बनवाओ, तो लकड़ी का मकान उतना मजबूत नहीं होगा। लकड़ी का मकान चलेगा 30 साल, और पत्थर का मकान, ताजमहल 400 साल से, 500 साल से खड़ा हुआ है, अभी तक खरोच तक नहीं आई उसमें। समझ में आया? तो रॉक्स मजबूत होते हैं। देखिए, अब हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। देखिए, बंटवारा एक ऐसी चीज है ना जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। क्लासिफिकेशन, बंटवारा, कि भैया तुम इस तरीके के रॉक हो, तुम इस तरीके के रॉक हो, तुम ये प्रॉपर्टी रखते हो तो तुम ये हो। आइए देखते हैं किस बेस पे अलग किया गया। रॉक्स आर क्लासिफाइड, रॉक्स को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन ओरिजिन। जैसे हम इंडिया में पैदा हुए, हमारा ओरिजिन क्या है? इंडिया, तो हम इंडियन। जो आदमी अमेरिका में पैदा हुआ उसका ओरिजिन क्या है? अमेरिकन। जो सीरिया में पैदा हुआ वो सीरियन, जो फलस्तीन में पैदा हुआ वो फलस्तीनियन, ठीक। ईरान में पैदा हुआ तो ईरानियन। ऐसे ही
जो उसका ओरिजिन है, वो कैसे आया, वो कहाँ का था, वो किस नेचर का था, उसी बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि आपका ओरिजिन और आपका फॉर्मेशन, आपकी पहचान, पत्थर का ओरिजिन और पत्थर का फॉर्मेशन, इस पत्थर की पहचान। तो ओरिजिन के फॉर्मेशन के हिसाब से, ओरिजिन और फॉर्मेशन के हिसाब से रॉक्स 3 तरीके की हो सकती है। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। ये गलती से गायब हो गया है, लिख लीजिए, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। याद रहेगा 3 तरीके की रॉक्स होती हैं, तीनों की शक्लें आपको इस पे दिख रही होंगी स्क्रीन पर। ये इग्नियस टाइप की रॉक है, ये सबसे मजबूत। ये मेटामॉर्फिक टाइप की रॉक है, ये सेडिमेंट्री टाइप की रॉक है। ठीक, अब आपको ये तीनों के बारे में आगे बताया जाएगा बहुत ही कायदे से। क्या बताया जाएगा कि ये तीनों का अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ, इन तीनों का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम पहला पढ़ेंगे इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन। पहली बात, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी रॉक। हाँ, ऐसे लिख सकते हो, ए के ए का मतलब एज नोन एज प्राइमरी रॉक या ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, बहुत देर से आप लोग एक ही कलर देख रहे हैं। हाँ, तो कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा और लावा। क्या होता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन मैग्मा मतलब लावा, दहकती हुई चीज, लावा। ठीक, और वो मोल्टेन है, वो पिघला हुआ है। आप अपने घर में आइसक्रीम खरीद के लेके आओ और उसको तवे में डाल दो तो वो पिघल जाएगा। क्यों पिघल जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये पिघला हुआ होता है, मोल्टेन लावा होता है। जब ये मोल्टेन मैग्मा या मोल्टेन लावा, दोनों कह सकते हैं आप, जब ठंडा होने लगेगा तो सॉलिडिफिकेशन नहीं हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन का क्या मतलब? सॉलिडिफिकेशन का मतलब है किसी भी चीज का लिक्विड से सॉलिड बन जाना या गैस से सॉलिड बन जाना। किसी भी तरीके से किसी चीज को सॉलिड बना दो, वो सॉलिडिफिकेशन है। तो जब किसी मोल्टेन मैग्मा या लावा को आप कूल करेंगे तो सॉलिडिफाई होगा, और उस सॉलिडिफिकेशन होने के बाद फॉर्मेशन होगी इग्नियस टाइप ऑफ रॉक और प्राइमरी टाइप ऑफ रॉक की। इज इट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो डेफिनेशन हम बता रहे हैं। चलिए, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी रॉक, यानी कि फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक। सबसे पहले जो रॉक हमारे पास बनी है वो प्राइमरी रॉक है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक है, दैट इज वाई इसका नाम प्राइमरी रॉक हमने रख दिया। एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपको हमने बताया था बेसाल्ट टाइप ऑफ रॉक, ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक, ये सब रॉक के फॉर्म्स हैं। इतने फॉर्म्स की रॉक होती हैं, समझ में आ गया? ग्रेनाइट भी रॉक है, बेसाल्ट भी रॉक है, अलग अलग टाइप की रॉक्स। आगे बढ़ते हैं, रॉकी भाई नहीं, रॉक्स। हाँ देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ इग्नियस रॉक कितने तरीके की होती हैं। 2 तरीके की होती हैं जनरली, एक तीसरा आप भी ऐड कर लीजिए, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, हाइपोबिसल और डाइक। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, हाइपोबिसल और डाइक, 3 टाइप की हो गई। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, हाइपोबिसल और डाइक टाइप। समझ में आ गया? देखिए, इंट्रूसिव जो होगा उसका दूसरा नाम होगा प्लूटोनिक, एक्सट्रूसिव जो होगा उसका दूसरा नाम होगा वोल्केनिक, और तीसरा के नाम ही 2 हैं, एक हाइपोबिसल, एक डाइक रॉक। और इंटरमीडिएट रॉक, एक तीसरा भी नाम जोड़ लीजिए भाई, और इंटरमीडिएट रॉक। देख लीजिए, इंट्रूसिव, फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स इनसाइड द अर्थ। हमने क्या बताया? हमने बताया कि इग्नियस रॉक तब बनेगी जब मैग्मा कूल डाउन हो जाएगा। अब मैग्मा कूल डाउन 2 जगहों पे हो सकता है। अगर वो अर्थ के अंदर कूल डाउन हो गया तो बनेगा इंट्रूसिव रॉक, यानी कि प्लूटोनिक रॉक। अगर वो अर्थ के बाहर आके कूल डाउन हुआ तो बनेगा एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि वोल्केनिक रॉक। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल ग्रेनाइट और एग्जाम्पल बेसाल्ट। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक एंड बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक। यानी कि प्लूटोनिक रॉक इज ग्रेनाइट एंड वोल्केनिक रॉक इज बेसाल्ट। याद रहेगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दैट इज वाई मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट। क्वेश्चन आ गया, आप बताइए, इसमें इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव सबको याद हो जाएगा। लिख देगा प्लूटोनिक कौन सा है, वोल्केनिक कौन सा है। तो प्लूटोनिक है ग्रेनाइट, पीजी, प्लूटोनिक है ग्रेनाइट,
और VB वोल्केनिक है बेसाल्ट। ओके, तीसरा टाइप है हाइपोबिसल। हाइपोबिसल और डाइक रॉक्स और इंटरमीडिएट रॉक्स occupy an intermediate position between the deep seated plutonic bodies and the surface lava flows। इन दोनों के बीच का ना ये बहुत ही ज्यादा बाहर का पार्ट होगा, ना ये बहुत ही ज्यादा अंदर कूल डाउन होगा। यानी अगर ये अर्थ का सरफेस है, एक रॉक यहाँ आती है निकल के और फिर ठंडी हो जाती है, दूसरी रॉक अर्थ के अंदर ही ठंडी हो जाती है, तो ये जो एबिसल हाइपोबिसल टाइप की रॉक है ये यहाँ कहीं कूल डाउन होगी, ना बहुत बाहर ना बहुत अंदर। इसीलिए ना हम इसको इंट्रूसिव बोलते हैं ना एक्सट्रूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोबिसल या डाइक टाइप ऑफ रॉक या इंटरमीडिएट टाइप ऑफ रॉक। चलें भाई, अगली बात समझ में आ गई। अब इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, कौन कौन सी हैं, देख लीजिए। ये ए है इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक, ए इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक, बी इज एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक। एज मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज अंडरनीथ द अर्थ सरफेस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म। वही बात जो वहां लिखी थी यहाँ भी लिखी है कि जब अंदर ही धरती के अंदर ही अगर मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन हो गया तो इंट्रूसिव, धरती के बाहर आया वोल्केनो के फॉर्म में। भाई आप मूवीज में देखते हैं कि धरती फटती है, पत्थर फटता है और अंदर से गर्म लावा बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं वोल्केनो। और वो लावा बाहर आता है तो उससे क्या बनता है भैया? वो ठंडा हो जाता है और वही रॉक फॉर्मेशन कर लेता है। उसी रॉक को हम एक्सट्रूसिव कहेंगे। इसीलिए इस एक्सट्रूसिव को हम वोल्केनिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्केनो के फॉर्म में अर्थ के अंदर से बाहर आएगा, उसके बाद ठंडा होके रॉक बनेगा। समझ में आया? ओके भाई साहब। These rocks यानी कि intrusive rocks have a gritty texture with big crystal and they cool slowly। Gritty का मतलब समझ गए? हमको तो इतनी इंग्लिश नहीं आती जितनी आजकल के बच्चों को आती है, तो ग्रिटी अगर आप ना जाने तो थोड़ा सा हमें आपकी अंग्रेजी पे शक होगा। ग्रिटी का मतलब किरकिरा, समझ में आ गया? किरकिरा सा, बहुत स्मूथ नहीं होगा। ठीक, जस्ट लाइक मक्खन। मक्खन आपके यहाँ इसो स्मूथ होता है ना? लेकिन अमरूद आप काटो तो स्मूथ होता है, वो ग्रिटी होता है। तो ये इंट्रूसिव जो होता है वो ग्रिटी फॉर्मेशन होती है। और जो एक्सट्रूसिव होगा वो स्मूथ होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा और फाइन ग्रेन्ड होगा, बिकॉज दे सॉलिडिफाई एट फास्टर रेट। ये जब गर्म होते हैं तो ठंडा फटाफट हो जाते हैं, इसलिए स्मूथ होते हैं। ये जब गर्म होते हैं तो ठंडे बहुत स्लोली होते हैं, बहुत देर से होते हैं। दैट इज वाई इनके अंदर ग्रेटीनेस होती है। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल है डोलोमाइट, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। उसका एग्जाम्पल भी हमने एक और बताया था, ये दूसरा एग्जाम्पल है डोलोमाइट। अगला देख लीजिए भाई, ये टाइप ऑफ रॉक हमने बता दिया, एसिड इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इतना जान सकते हैं कि इनके अंदर सिलिका कंटेंट होगा। एसिड इग्नियस रॉक अगर होगा तो उनके अंदर सिलिका कंटेंट होगा। कितना सिलिका कंटेंट? 65% से 85% सिलिका कंटेंट होगा। और लैक करेंगे आयरन और मैग्नीशियम को। एसिड इग्नियस रॉक आयरन और मैग्नीशियम नहीं कंटेन करेगा। बेसिक इग्नियस रॉक ये हैवियर हायर परसेंटेज में होगा, ऑक्साइड्स होंगे, डेंसर एलिमेंट्स इसमें ज्यादा होगा, सिलिका कंटेंट इसमें वेरी करेगा 40 से 60%। इसमें 65 से 85% सिलिका, इसमें 40 से 60% सिलिका। यानी कि अगर वो बेसिक है तो सिलिका कंटेंट कम है, अगर वो एसिडिक है तो सिलिका कंटेंट ज्यादा है। और क्या नहीं है? आयरन और मैग्नीशियम इसमें नहीं प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट। एग्जाम्पल आपका हो गया ग्रेनाइट, एसिड इग्नियस रॉक, और बेसिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। ये सब आपको याद करना है, आप इसको बस एक दफा सुनते जाइए, आपको ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक। क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है इग्नियस रॉक? अगर हम कहें कि ये इग्नियस रॉक है तो उसकी कोई बात होनी चाहिए ना कि ये इस वजह से इग्नियस रॉक है। क्या है? आइए देखते हैं। एक तो इग्नियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक आप ये कर सकते हैं कि इग्नियस रॉक जो होता है, इग्नियस रॉक जो होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स, ठीक, स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। समझ में आ गया? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होगा यानी कि इसका टेक्सचर क्रिस्टलाइन होगा, स्मूथ नहीं होगा, हार्ड होगा,
कॉम्पैक्ट होगा बहुत ज्यादा। क्रिस्टलाइन नेचर का एक और चीज है जो आपके घरों में हो शायद, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महंगी, हीरा। ठीक, हीरा, गोल्ड, डायमंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का है इसीलिए बहुत ज्यादा हार्ड है। ये भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का है इसलिए हार्ड है और कॉम्पैक्ट है। भाई किसी चीज को जितना कॉम्पैक्ट करोगे उतना हार्ड हो जाएगा, तो ये हार्ड है और कॉम्पैक्ट है, समझिए। डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, इग्नियस रॉक के अंदर कोई फॉसिल नहीं होता है, कोई फॉसिल नहीं होता है। फॉसिल क्या होता है? वो चीजें जो किसी जमाने में किसी दुनियावी आपदा की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या किसी और वजह से अगर अर्थ के अंदर दब गई और 200 साल तक दबी पड़ी रही और बाद में हमने उसको निकाला, दैट इज फॉसिल। और ये फॉसिल जो है वो इग्नियस रॉक में नहीं मौजूद होगा। समझ में आ गया? अभी हम इग्नियस की बात कर रहे हैं, अभी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बाकी है। हो सकता है भैया वहां पे रहे फॉसिल्स। तो एक बात ध्यान में डाल लीजिए कि इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल्स नहीं मौजूद होंगे। समझ में आया? ओके सर। फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा और लावा, कोई भी रॉक होगा वो मैग्मा और लावा से ही बनेगा, लेकिन वो रॉक जो किसी और रॉक से बनेगी वो कुछ और होगी, आगे बताया जाएगा आपको। ये डायरेक्टली मैग्मा के कूल डाउन होने से या लावा के कूल डाउन होने से बनता है। चले भाई साहब, ये हो गया। अब हम इस इग्नियस रॉक का यूज कहाँ करते हैं? हमने तो ये पढ़ लिया, यहाँ मिलता है, वहां मिलता है, यहाँ से निकलता है, वहां से निकलता है। यूज क्या करते हैं हम? देखिए भाई साहब, ग्रेनाइट में, भाई ग्रेनाइट जो होता है वो इग्नियस रॉक से ही बनता है। ये बिल्डिंग मटेरियल है, इससे बिल्डिंगों को बनाया जा सकता है। बेसल्ट क्या है? रोड मेटल है, रेलवे बैलेस्ट है। बहुत सारी चीजों में, रेलवे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रोड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। The minerals of great economic value are found in igneous rock are magnetic irons, nickel, copper, lead, zinc, chromite, manganese, gold, diamond, platinum। आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी मैंने बता दी कि इग्नियस रॉक में मिलती हैं। मिलती है कि नहीं मिलती है भैया? आपके लिए डायमंड इंपॉर्टेंट है, इग्नियस में मिलता है। आपके लिए गोल्ड इंपॉर्टेंट है, इग्नियस में मिलता है। आपके घर में कॉपर की वायरिंग हुई होगी कहीं ना कहीं, इग्नियस में मिलता है। निकल नहीं हुई की वायरिंग लेकिन मिलता है। आयरन, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसका कैप, आप चाय पीने के लिए भी एक बर्तन आएगा, हो सकता है उसमें जो हैंडल लगा हो वो आयरन का लगा हो। फ्रिज जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आयरन का इस्तेमाल किया गया है। सीढ़ी से चढ़ के जिस आप गए अपने मकान तक उसके रेलिंग में आयरन का यूज किया गया है। तो डेली लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं जो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन है। यानी कि मैग्नेटिक आयरन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक, क्रोमाइट, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। ओके। एमिगडलेज, ये एमिगडेल्स आर almond shaped bubbles formed in basalt due to escape of gases and are filled with minerals। ये देखिए एक नया टर्म यहाँ पे आ गया है, एमिगडलेज। एमिगडेल्स ये क्या होता है? ये एक एलमंड शेप का बबल होता है। बबल क्या होता है भाई? पानी में, एक बाल्टी पानी में आप यूं ऐसे हाथ घुमाओ गोल गोल तो ऊपर झाग आएगा ना कुछ, दैट इज बबल। उसी टाइप का एलमंड शेप का बबल, इस शेप का कुछ बबल आएगा। समझ में आ गया? बादाम तो ऐसे ही होता है, घर में सबने देखा होगा, ऐसे ऐसे हल्की हल्की पतली पतली लाइनें होती बादाम शेप का। कैसे बनता है? जब किसी बेसाल्ट टाइप ऑफ रॉक को, जब किसी बेसाल्ट टाइप ऑफ रॉक में गैस एस्केप करेगी तो उसमें एमिगडेल्स बनेगा। क्वेश्चन आएगा, एमिगडेल्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ रॉक? तो आप बताएंगे बेसाल्ट टाइप ऑफ रॉक। एमिगडेल्स आर फॉर्म्ड इन बेसाल्ट टाइप ऑफ रॉक। और ये क्या होते हैं? ये एलमंड शेप के बबल्स होते हैं। और इनके अंदर क्या भरा रहता है? इनके अंदर मिनरल्स भरे होते हैं। समझ में आया? चलें भाई, ये एमिगडेल्स आपको एक नई टर्मिनोलॉजी पता चली है। ये 3 सवाल है, ये आपको इनका जवाब देना है। रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, है ना भाई? भाई मोल्टेन मैग्मा से जो रॉक बनी है, हमने क्या बताया था कि मोल्टेन मैग्मा से जो रॉक बनेगी हम उसको क्या कहेंगे? हमको इग्नियस कहेंगे। तो ये पहले सवाल का जवाब होगा। बेसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? अभी हमने आपको बताया
ये इग्नियस टाइप का ही रॉक होता है। ठीक, ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड अबव और बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस। समझ में आ गया? ये 3 सवाल थे, तीनों के जवाब आपको दे दिए गए हैं। अगला देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें और बन सकते हैं। दूसरा पार्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने आपको बताया रॉक 3 तरीके की, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, देखिए भाई मैं आपको बता दूं, इग्नियस रॉक तो मोल्टेन लावा या मोल्टेन मैग्मा जो था, जो गला हुआ पिघला हुआ मैग्मा या लावा जो था, उसके बाहर आके कूल डाउन होने से बना, उसको हमने बोल दिया एक्सट्रूसिव। जो अंदर कूल डाउन हो गया उसको हमने बोल दिया इंट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव जो रॉक्स पड़ी हैं, इन रॉक के ऊपर एक और रॉक की लेयर का फॉर्मेशन हो जाना इस सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, सेडिमेंट जमना, किसी चीज का किसी जगह से उठ के किसी जगह पे रुक जाना, दब जाना, लेयर बना लेना, इस सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन समझ में आ गया? और उसी सेडिमेंटेशन से बने हुए रॉक को हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सुनिए, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। कोई भी सेडिमेंट है, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, जो एक इग्नियस रॉक इधर है, IR इग्नियस रॉक, ये क्या है? इग्नियस रॉक है। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, दो पत्थर आपस में आए और टकरा गए, इनके टकराने से ये छोटे 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 रॉक के मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं। अब ये उड़ते 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 इस इग्नियस रॉक पे धीरे 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 डिपॉजिट होने लग गए। अब 100 साल बाद, 200 साल बाद, 250 साल बाद ये डिपोजिशन बढ़ते 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 बढ़ जाएगा, और उस टाइप ऑफ रॉक को हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। समझा? सेडिमेंट्री रॉक समझ गए? जो रॉक किसी और रॉक के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, लैंड के ऊपर डिपॉजिट होती जाए, धीरे 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 कई सारी लेयर बन जाए, उसको हम कहेंगे सेडिमेंटरी रॉक। ओके, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, बाय डिपॉजिट होती जाएगी और डिपॉजिट होती जाएगी धीरे 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 धीरे। तो एक चीज यहाँ पहले से पड़ी है, उस पर एक और लाद दो, उस पर एक और लाद दो, तो धीरे 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 जो कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे वो कॉम्पैक्ट होगा सॉलिड होगा, और सॉलिड होगा तो तकरीबन 100 साल बाद, 50 साल बाद वो रॉक का फॉर्मेशन कर लेगा, और उसी टाइप ऑफ रॉक को हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अगर हो तो आप बता सकते हैं। सेडिमेंट्स आर कैरीड बाय विंड। अब ये जो सेडिमेंट हैं, ये जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, ये कैसे कैरी किए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह? या तो विंड के जरिए, हवा चल गई इधर से उधर उड़ गए, नदियों के जरिए, वो चीज जाके नदी में गिर गई, नदी बहने लग गई, नदी बह के कहीं और चली गई, और जहां गई वहां जाके उसने डिपोजिशन कर लिया, बन गया सेडिमेंट्री। या ग्लेशियर्स के जरिए, ग्लेशियर्स का मतलब बड़े समंदर में बड़े बर्फ का एक टुकड़ा। ठीक, पानी ऐसी जगह जो समंदर हो बहुत बड़ा हो और वहां का टेम्परेचर बहुत कम हो और वहां बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हो, वो ग्लेशियर्स होते हैं। समझ में आ गया आपको? चले, उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। अगला टॉपिक हमारा है कि इनका फॉर्मेशन अगर होगा तो किस तरीके की फॉर्मेशन से किस तरीके का स्टोनिया रॉक बनेगा, देख लेते हैं। भैया डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम ये बात करें, देखिए हर चीज को किसी न किसी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है ना। आप इंडियन हैं इसलिए नहीं कि आप गोरे हैं, या इसलिए नहीं कि आप काले हैं, इसलिए कि आप यहाँ पैदा हुए, इसलिए कि आपके बाप दादा यहाँ थे, दैट इज वाई यू आर इंडियन, है ना। तो हर चीज को देखने का नजरिया, बेसिस अलग अलग होता है। भाई इस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक हम क्यों कहते हैं, या इसका फॉर्मेशन हम किस लिहाज से देखना चाह रहे हैं? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, ये दिखता कैसा है इस बेस पे नहीं, ये बनता कैसे है इस बेस पे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया कि एक ये तरीका हो सकता है बनने का, एक ये तरीका हो सकता है बनने का, एक ये तरीका हो सकता है बनने का, और इस तरीके से बना तो ये नाम, इस तरीके से बना तो ये नाम, इस तरीके से बना तो ये नाम। देख लेते हैं भाई तीनों तरीका। सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू, आई एम सो सॉरी पीछे चला गया ये, देखिए भाई
हाँ, depending upon the mode of formation sedimentary rocks are classified into 3 class, यानी कि वो जो मैकेनिकली फॉर्म्ड हों यानी कि उनको तोड़ा गया, उनके तोड़ने से कुछ सेडिमेंट्स उड़े, वो उड़ के कहीं और डिपॉजिट हो गए, उस डिपोजिशन की वजह से जो रॉक बनी उसको हम बोलेंगे सैंडस्टोन, उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट, उनको हम बोलेंगे लाइमस्टोन, उनको हम बोलेंगे शेल एंड लोस। याद रहेगा, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन एंड शेल एंड लोस, याद रहेगा। ये हो गए आपके मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरे टाइप ऑफ रॉक हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, इसमें कोई हाथ पांव पावर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं। कौन कौन से? गेसेराइट, चॉक, लाइमस्टोन एंड कोल आर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, केमिकली फॉर्म्ड में आपका लाइमस्टोन आ जाएगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, लाइमस्टोन मैकेनिकली भी है, ऑर्गेनिकली भी है और केमिकली भी है। देखिए लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एंड लाइमस्टोन, और हैलाइट और पोटाश, ये 3 एग्जांपल हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के। अगला है हमारा लेयर्स एंड फॉसिल्स। अलग अलग लेयर्स और उन लेयर्स में मौजूद कौन सी फॉसिल है। फॉसिल क्या होती है एक्चुअली, ठीक, हमने आपको बता दिया फॉसिल क्या होती है। फॉसिल वो चीज होती है जो किसी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर की वजह से, जनरली नेचुरल डिजास्टर की वजह से, अगर कोई भी लिविंग और डेड मटेरियल जो अर्थ के अंदर दब जाए और उसी दबे हुए कंडीशन में तकरीबन 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पड़ा रहे या मिलियन ईयर्स तक पड़ा रहे, उस चीज को हम फॉसिल कहते हैं। समझ में आ गया, वो फॉसिल हो गया। वो कहाँ कहाँ मौजूद होगा, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं हैव डिस्टिंक्ट लेयर्स। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके अंदर लेयर्स होती हैं। भाई क्यों लेयर्स होती हैं? क्योंकि मान लेते हैं ये एक पहले से कोई पत्थर था, इस पे डिपोजिशन हो रहा है, तो पहले लेयर का डिपोजिशन हो गया, 1 साल लगा, दूसरे लेयर का डिपोजिशन हुआ तो दूसरा साल लगा, तीसरे लेयर का डिपोजिशन हुआ तो तीसरा साल लगा। तो अलग अलग लेयर्स है ना, इन्हीं अलग अलग लेयर ऑफ डिपोजिशन को हम स्ट्रेटा कहते हैं। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपोजिशन में जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लेयर्स बन रही हैं उनको हम स्ट्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटा कहते हैं। ध्यान से सुनिए, मे कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हमने इग्नियस रॉक में बोला था कि उसके अंदर कोई फॉसिल नहीं मौजूद होगा हम सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक में ये कह रहे हैं कि जो भी फॉसिल्स होंगे वो इसी के अंदर मौजूद होंगे, चाहे वो कोई प्लांट का फॉसिल हो, चाहे वो कोई एनिमल का फॉसिल हो। भैया प्लांट भी तो दब सकता है नेचुरल डिजास्टर में, फॉसिल और प्लांट, एनिमल भी दब सकता है, वो भी फॉसिल बन सकता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है सेडिमेंट्री रॉक के? भैया लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, चॉक, लॉस, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। यूज क्या है? जैसे हर चीज का यूज हमने पढ़ा है, ऐसे इसका भी हमें यूज पढ़ना है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, वेयर इज लाइमस्टोन? यस, हियर इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन को हम बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं, सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कोल, कोल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। फ्यूल का मतलब कोई भी चीज जो जल के हमको एनर्जी प्रोवाइड करे, लेकिन लेकिन उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। कम एफिशिएंट चीज को हम फ्यूल नहीं कहेंगे। कह सकते हैं हर वो चीज जो बर्न करे दैट इज फ्यूल, लेकिन हम उसको आइडियल फ्यूल की कंडीशन में नहीं रख सकते हैं। Sedimentary rocks are not as rich in minerals or economic value as the igneous rocks. हमने ये बात की थी कि igneous rock की इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत होती है और इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं। सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, निकल होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में ना बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक कोई वैल्यू है, और इकोनॉमिक वैल्यू है, हमने कहा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइमस्टोन बेकार चीज़ है। भाई लाइमस्टोन से सीमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक वैल्यू तो है, पैसा तो आ रहा है, पैसा जनरेट कर रहे हैं हम लोग। भाई सैंडस्टोन से कर रहे हैं, कोल है, कोल से फ्यूल बना रहे हैं, चाय बन रही है भट्टियों पर,
भाई उसकी जगह कुछ और लकड़ी यूज होती तो लकड़ी काटी जाती तो नेचर खराब होता। तो जो कोल हमें नीचे से मिल रहा है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बट इंपॉर्टेंट मिनरल सच एज हेमेटाइट, ये एग्जाम्पल नहीं ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नहीं ये सवाल है। हेमेटाइट, आयरन ओर, फॉस्फेट्स, बिल्डिंग स्टोन्स, कोल्स, पेट्रोलियम and material used in the cement industry are found in sedimentary rocks. Is it okay? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए भाई। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, पहली बात तो दे आर स्ट्रेटिफाइड। देखो ये इसका चीफ कैरेक्टर है, बाकी कोई रॉक स्ट्रेटिफाइड नहीं थी, ये स्ट्रेटिफाइड, इसके लेयर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटा है। पहली लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी। बाकी सब कैसा होता था कि मोल्टेन लावा आया, ठंडा हुआ, रॉक बन गया, लेयर नहीं होती थी उसमें। इसमें स्ट्रेटा लेयर है, कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स और स्ट्रेटा एंड दे होल्ड द मोस्ट इंफॉर्मेटिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाली लेयर यही है। अगर आप देखिए जियोलॉजिकल का मतलब अर्थ की स्टडी, अर्थ का क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है, कौन कौन से मिनरल्स हमको वहां मिलेंगे, ये सारी स्टडीज जियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। तो जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉक जो वो सेडिमेंट्री है। आप इग्नियस में स्टडी करके ये नहीं बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह का वो सॉइल कैसा है, मिनरल कौन सा फाउंड होगा। लेकिन अगर आपने उस इलाके की सेडिमेंट्री रॉक्स का स्टडी कर ली तो आप बता सकते हैं कि वो कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ख़राब है, वो यूज़फुल है, वो किन किन लिहाज से अच्छा है, आप सब बता सकते, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। तो इसलिए जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की स्टडी करते हैं। दैट्स इट, ओके। रिकॉर्ड ड्यू टू द मार्क्स लेफ्ट बिहाइंड बाय वेरियस जियोफिजिकल, यानी कि वेदरिंग पैटर्न, विंड, वाटर फ्लो, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे फॉसिल। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा वो ऐसी कौन सी रॉक है जिसपे विंड का भी असर होता है, जिसपे वेदर का भी असर होता है, जिसपे बारिश का भी असर होता है। तो वो रॉक है सेडिमेंटरी रॉक, क्योंकि इग्नियस रॉक पे इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। समझ में आया? इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन ही विंड के थ्रू होता है। विंड, हवा, पानी, रिवर, इन सारी चीज़ों से इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो इन चीज़ों से सेडिमेंट्री रॉक को ही फर्क पड़ेगा, इग्नियस को फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इग्नियस रॉक फॉसिलिफेरस नहीं होता है, उसके अंदर कोई फॉसिल मौजूद नहीं होता है, ये फॉसिलिफेरस होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉसिलिफेरस, हैव फॉसिल्स एज फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड these rocks are generally porous। भाई कोई चीज जो धीरे 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 एक एक मॉलिक्यूल से जुड़ जुड़ के बनी होगी वो उतनी हार्ड तो होगी नहीं, वो पोरस होगी। तो भैया सेडिमेंट्री रॉक होती है पोरस, इग्नियस रॉक पोरस नहीं होती है, वो बहुत क्रिस्टलाइन होती है, बहुत हार्ड होती है। समझ में आया? उसके अंदर ग्रिटीनेस नहीं होती है, इसके अंदर ग्रिटीनेस होती है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस और इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन इज अ फास्ट प्रोसेस। जैसे हमने आपको बताया मेंटल और कोर, मेंटल आपको समहाउ ग्रिटी मिलेगा लेकिन कोर आपको ग्रिटी नहीं मिलेगा। समझ में आया? and these rocks are generally porous and allow water to percolate through them। percolate through them एक पोर के थ्रू जाने की इजाजत देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोरस। क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस आप बता दीजिए। फॉसिल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक, तो आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। कौन से रॉक में फॉसिल नहीं मौजूद होता है? इग्नियस में नहीं मौजूद होता है, सेडिमेंट्री में मौजूद होता है, सेडिमेंट्री में मौजूद होता है। समझ में आया? इग्नियस में मौजूद नहीं होता है। चलिए, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर कॉल्ड, भाई हमने बताया कि जो सेडिमेंट के लेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको स्ट्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटा, यानी कि स्ट्रेटिफाइड रॉक का फॉर्मेशन करती हैं। शेल इज मेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है शेल इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, ये थर्ड टाइप की रॉक है हमारी। हमने अभी तक इग्नियस रॉक पढ़ लिया, हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए पढ़ लेते हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स
चेंज ऑफ फॉर्म। किसी भी चीज को अगर हम प्रेशर डाल के, टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर घटा के, प्रेशर घटा के, अगर उसका फॉर्मेशन चेंज कर दें, उसका फॉर्म चेंज कर दें, उसका लुक चेंज कर दें, समझ में आया, तो उस चीज को हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। और उस मेटामॉर्फोसिस से जो चीज नई बन के आएगी दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक। तो अगर कोई रॉक पहले किसी और फॉर्म में था, उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से वो किसी और फॉर्म में बदल गया, तो उस रॉक को हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का मेटामॉर्फिक रॉक या फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया? इज इट ओके? क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? मेटामॉर्फोसिस उसको कहते हैं जब आप टेम्परेचर, प्रेशर घटा के या बढ़ा के, या आप किसी चीज को कूल डाउन करके, या आप किसी चीज की जगह तेज करके, भाई कोई चीज यहाँ थी उसको अमेरिका लेके चले गए रहने के लिए, अब उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी, जैसे वो यहाँ था वैसे वहां नहीं रह पाएगा वो। इस चीज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। अब वो उस चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करेगा। समझ में आ गया? तो ये मेटामॉर्फोसिस हो गया, चेंज हो गया। तो सिंपली मेटामॉर्फोसिस मीन चेंज ऑफ फॉर्म। सिंपली इट मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गया। क्यों आया? या तो टेम्परेचर घटा या बढ़ा, या प्रेशर घटा या बढ़ा, ठीक, कुछ भी हो सकता है। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई क्रिस्टल था तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। भाई रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है? आप वाटर लेते हो, फ्रिज में रखते हो, सुबह देखते हो जम गया, तो क्रिस्टलाइजेशन उसका दोबारा हो गया। समझ में आया? उसके अंदर बॉन्ड ऑन बन गया। ऐसा नहीं हुआ? सॉरी 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 आप लोग, हाँ देखिए, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है, जैसे मैं अब आपको कैसे ये चीज बताएं। हाँ देखिए, पहले कोई चीज ऐसे जुड़ी हुई थी, वाटर का एग्जांपल आप मत लीजिए, वाटर तो उसमें सिंपल ये होता है कि वो टेम्परेचर कम हो गया, वो जुड़ गया, वो सिंपल है। ये देखिए आप, ये एक चीज थी, ये कोई मैटर है जिसमें इस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं, कुछ जुड़ी हुई हैं चीजें। जब हमने इसका मेटामॉर्फोसिस करवा दिया तो अब इसके अंदर क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चेंज है दोनों में, चेंज है दोनों में, तो दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ गया तो दोनों की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, दोनों के यूज में चेंज आ जाएगा, दोनों की मजबूती में चेंज आ जाएगा। समझ में आया? ये हो रहा है। देखें भाई, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ये एक ये एक क्रिस्टल फॉर्मेशन था, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये ऐसे दिखने लग गया, या रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये पहले ऐसे दिखता था बाद में ऐसे दिखने लग गया। ऑफ मिनरल अकरिंग विद इन अ रॉक, ठीक, फॉर्म व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स चेंज ड्यू टू हीट। अगर कोई रॉक है, उसके अंदर हीट की वजह से कोई चेंज आ गया, वो हीट की वजह से किसी दूसरे फॉर्म में चला गया, तो अब जो रॉक बना उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। चेंज हीट की वजह से, अगर उसके अंदर चेंज आया और वो चेंज आया हीट की वजह से या प्रेशर की वजह से, और वो बाद में दूसरे तरीके का रॉक बन गया, रॉक टू, ये था रॉक वन, रॉक वन के अंदर आया चेंज, और किस वजह से आया चेंज? टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से, और उसके बाद वो बन गया रॉक टू। तो इस रॉक टू को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। चलें भाई, इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, अच्छा, जो चीज मेटामॉर्फोसिस करवा रही है या मेटामॉर्फिक रॉक बनवा रही है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पूरे प्रोसेस को कहेंगे मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म। इन सम रॉक्स grains or molecules get arranged in layer or lines, such as arrangement is called foliation or lineation। देखिए, ये भाई साहब कह रहे हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मान लिया पहले किसी चीज का स्ट्रक्चर ये था, ये था, जब इसका मेटामॉर्फोसिस हुआ तो ये ऐसे अरेंज हो गया लाइन में,
या पहले किसी चीज का अरेंजमेंट ये था, ऐसे, बाद में ऐसे अरेंज हो गया, ठीक, तो उसको हम कहेंगे फोलिएशन या लीनिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोलिएशन और लीनिएशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे मेटामॉर्फिज्म में होता है। जब मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फोलिएशन या लीनिएशन होता है। समझ में आ गया? चले भाई, ये इतना आपने समझ लिया। अब पढ़ेंगे हम कि क्या क्या कॉज होता है, आखिर किस किस वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है। मैंने बताया प्रेशर और टेम्परेचर की चेंज होने से होता है। भाई प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर घटा दो, टेम्परेचर घटा दो, तो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी किसी भी रॉक की। देखिए, जो ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स हैं, जैसे कि मूवमेंट्स ऑफन टेक प्लेस विद एन इंटरप्ले ऑफ फोल्डिंग, रैपिंग एंड हाई टेम्परेचर्स, these processes give existing rocks a new appearance। and देखिए, जो फोल्डिंग रैपिंग की वजह से, देखिए एक चीज बस इसमें इंपॉर्टेंट है, फोल्डिंग, रैपिंग और हाई टेम्परेचर की वजह से कोई भी रॉक अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है, इससे फॉर्मेशन हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक की। या लावा इनफ्लो, द मोल्टेन मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ब्रिंग द सराउंडिंग रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंस टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे एक मोल्टेन मैग्मा है, यहाँ पे एक मोल्टेन मैग्मा, यहाँ बहुत आग है, ठीक, यहाँ बहुत आग है, ठीक, ये भरा हुआ है, इस तरफ कोई पत्थर मौजूद है, यहाँ पे कोई रॉक है, तो इसके टेम्परेचर की वजह से जब ये रॉक के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए तो इस रॉक को हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अंदर जो लावा भरा है, उस लावा की वजह से बाहर की लेयर में मौजूद किसी भी रॉक में अगर जरा भी चेंज आ गया तो हम उसको कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, और ये चीज इसमें होती है। दूसरी एक और एग्जांपल देखिए, दूसरी जियोडायनेमिक फोर्सेस की वजह से भी ये हो सकता है, जियोडायनेमिक फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है। द omnipresent geodynamic forces such as plate tectonics also play an important role in metamorphosis। अर्थ ऐसे है, इसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत सारी अलग अलग वजहों से रीअरेंज हो सकती हैं, और उस रीअरेंजमेंट में भी अलग अलग मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हिलती हैं इस पे आपको नहीं जाना है, आपको बस मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन समझनी है। और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन तीन वजहों से होता है, या तो ओरोजेनिक मूवमेंट्स की वजह से, या लावा इनफ्लो की वजह से। लावा इनफ्लो का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अंदर मौजूद मोल्टेन मैग्मा के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर बाहर मौजूद किसी भी रॉक ने अपने फॉर्म में कोई तब्दीली की, दैट रॉक इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरा है जियोडायनेमिक फोर्सेस की वजह से, अगर अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लग गई, जिसकी वजह से दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, उससे प्रोड्यूस हुई हीट, उस हीट की वजह से वहां जो भी रॉक थी उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, अब हम उसको कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या क्या हो रहा है लिखा हुआ है। अगर ग्रेनाइट का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वो नीसिस बन जाएगा, जो कि मेटामॉर्फोज रॉक है, ये हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये है हमारे पास इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक, अगर इन्हीं इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए किसी चीज से तो वो मेटामॉर्फोज्ड रॉक बन सकती है। कौन सी वजह है, देखिए, ग्रेनाइट को अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिया जाए तो वो नीस बन सकती हैं, अगर क्ले या शेल को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाए तो वो शिट बन सकती हैं, अगर सैंड स्टोन को हीट दे दिया जाए तो वो क्वार्टजाइट बन सकती हैं, क्लैट और शेल को अगर हीट कर दिया जाए तो वो स्लेट या फिलाइट बन सकती हैं, कोल को अगर हीट किया जाए तो वो एंथ्रासाइट या ग्रेफाइट बन सकती हैं, इसी तरीके से लाइमस्टोन को अगर हीट किया जाए तो वो मार्बल बन सकता है। ये हमने बात करी कुछ मेटामॉर्फोटिक या मेटामॉर्फिक रॉक्स की। अब हम आगे बात करेंगे, देखिए ये मैंने आपको फोटो दिखा दी, नीस, क्वार्टजाइट, स्लेट, मार्बल, ये इनकी चारों की फोटोज है। आप इसकी हार्डनेस का पता नहीं लगा सकते, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि इनका क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट हुआ है, इनका क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट हुआ है, जो कि मेटामॉर्फोसिस में होता है, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट इज मेटामॉर्फोसिस। चलें भाई, अगली स्लाइड देख लें। यूज क्या होता है मार्बल बनाने में, स्लेट बनाने में, या नीस बनाने में। ये स्कल्पचर बिल्डिंग में काम आता है, स्लेट रूफ टाइल्स में काम आती है,
और जो नीस होती है वो डेकोरेटिव स्टोन्स होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स में, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जो मार्बल की बनी हुई है, लेकिन उसके बीच बीच में कुछ कलरफुल डेकोरेशन की गई होती है, वो दूसरे टाइप का मार्बल होता है, वो मेटामॉर्फिक मार्बल होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो नीस का बना हुआ है। आगे देखें, 2-3 क्वेश्चंस है हमारे पास। ये लाइमस्टोन जो है ये कैसे बनता है? रॉक लिखा हुआ है, रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, तो ये मेटामॉर्फिक होगा ना, पहले बात तो ये मेटामॉर्फिज्म शो करेगा। और बनाएगा कौन सा? ग्रेनाइट। प्रोसेस ऑफ चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर हीट और प्रेशर की वजह से किसी रॉक में कोई चेंज आ रहा है, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। विच रॉक इज द हार्डेस्ट अमंग द 3 टाइप, बताइए कौन सी रॉक सबसे हार्ड होगी? भाई इग्नियस के अंदर कोई क्रिस्टलाइन रीअरेंजमेंट नहीं है, तो इग्नियस सबसे ज्यादा हार्ड होगी, सेडिमेंट्री उससे कम हार्ड होगी, मेटामॉर्फिक उससे कम हार्ड होगी, सबसे ज्यादा हार्ड होगी इग्नियस रॉक। इग्नियस का एक और नाम था प्राइमरी रॉक, याद रहेगा। चलें, अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। बहुत आसान सी चीज है। रॉक साइकिल का मतलब ये कि एक रॉक था, उसने अपना फॉर्म चेंज किया, उसने अपना फॉर्म चेंज किया और उसको हमने हीट कर दिया, वो दोबारा से वही बन गया। देखिए कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन, ये कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ये बन गया ये बन गया ये। देखिए हमने कोई इग्नियस रॉक ली, उसमें वेदरिंग हुई ना, वेदरिंग होने के बाद उस पर एक रॉक बन गई, वो सेडिमेंट्री बन गई। वो सेडिमेंट्री रॉक हीट या प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक बन गई, और वो मेटामॉर्फिक रॉक अगर हम मेल्ट कर दें तो वापस से वो मैग्मा बन जाएगा, और ये मैग्मा क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक। तो हमने जहां से शुरू किया हम वहां आ गए दोबारा। देखिए इग्नियस रॉक है हमारे पास, इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई, सेडिमेंट्री रॉक उसके ऊपर बन गई, उस सेडिमेंट्री रॉक को हीट किया या प्रेशर बढ़ाया तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। उसी मेटामॉर्फिक रॉक को अगर मेल्ट कर दिया जाए तो वापस से वो मैग्मा या लावा बन सकता है, और उस वापस से मैग्मा या लावा बना है जो, उससे हम दोबारा इग्नियस रॉक बना सकते हैं। तो इग्नियस से शुरू होके इग्नियस पे ही आ गया, यानी कि ये कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं रॉक साइकिल। जैसे आपने बहुत सारी साइकिल्स पढ़ी होंगी, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, आपने कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, आपने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा। इसमें ज्यादा स्लाइड और नहीं बची है, डन। बाकी कुछ चीजें और हैं जो कंक्लूड कर दी जाएंगी, और क्वेश्चंस आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को यहीं रोक के ये जो पीछे क्वेश्चंस लिए हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसको दोबारा से करके देखिए कि क्या इतना पढ़ने के बाद आपसे कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगली वीडियो दूसरा किसी टॉपिक होगा और वो अपलोड कर दी जाएंगी जल्दी। बहुत शुक्रिया।